फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी मजेदार और रोमांस से भरा है और हमारी फीमेल लीड सू जियाओ जो बहुत ही ब्यूटीफुल और टैलेंटेड गर्ल होती है, पर वो किसी बेवकूफ के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि अपनी लाइफ खराब कर लेती है। ऊपर से हमारा मेन लीड जो ज्यादा ही एरोगेंट और रूड है, जो किसी भी लड़की को भाव नहीं देता, और हमारी फीमेल लीड का तो उससे 36 का आंकड़ा भी रहता है। पर बाद में इन दोनों के बीच एक ऐसा स्यापा हो जाता है जिससे इन दोनों की लाइफ एक दूसरे से जुड़ जाती है, और वो स्यापा क्या होता है वो आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड सू जियाओ अपने बारे में बताती है कि मैं बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी और मेरा एक ही सपना था कैपिटल यूनिवर्सिटी जाने का, ताकि मैं वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। लेकिन जब मैं स्कूल में थी तब मुझे एक लड़के तियांशु से प्यार हो गया और मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि मेरा पढ़ाई से ध्यान ही हट गया और मेरे कैरियर की वाट लग गई। पर मुझे इन सब का कभी भी पछतावा नहीं हुआ क्योंकि मेरा प्यार मेरे साथ था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि जिस लड़के के लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है उस लड़के को अपने अलावा किसी और की पड़ी नहीं है, तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की। और 5 साल मेहनत करने के बाद मुझे पार्ट टाइम से परमानेंट जॉब पर रखा जा रहा होता है, वो भी टेक डिपार्टमेंट में, जिसमें मैं कब से जाना चाहती थी। और आज वही दिन है जिस दिन मेरी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। और सू जियाओ यही सारी बातें सोचकर काफी खुश हो रही होती है। आगे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू जियाओ इंटरव्यू देने के लिए आई होती है, क्योंकि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत की होती है, पर उसकी मेहनत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती है जब यहाँ पर इस ड्रामा का मेन लीड जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड होता है, जो उसे अपने डिपार्टमेंट में जॉब देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो उसके डिपार्टमेंट की कैटेगरी में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही होती। तो सू जियाओ कहती है, हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे पास वैसी क्वालिफिकेशन नहीं है जैसी आप लोगों को चाहिए, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है और अपनी सारी डिग्री भी कंप्लीट की है। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे लगता है कि मैं आपके कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठती हूँ। तो लिन जिन हुआन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम हमारी कैटेगरी में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही, इसलिए मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकता। तो सू जियाओ कहती है, जब तुम लोगों को मुझे इस डिपार्टमेंट में जॉब नहीं देना था तो फिर तुम लोगों ने मुझे अपॉइंटमेंट का ईमेल क्यों भेजा? तो वहाँ बैठा दूसरा बंदा कहता है, शायद तुम्हें कोई गलत ईमेल चला गया होगा, शायद ईमेल में कोई एरर होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा, पर हमने तुम्हें इस पोजीशन के लिए बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं किया है। तो लिन जिन हुआन कहता है, भले ही तुम इस डिपार्टमेंट के लिए फिट नहीं हो, पर तुम्हारा काम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, इसलिए मैं तुम्हें पिछले डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब पर रखने की बात कर सकता हूँ। तो सू जियाओ कहती है, इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। जहाँ पर मेरी टैलेंट की कोई कदर नहीं, मैं वहाँ पर काम नहीं कर सकती। अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं कहीं भी जॉब कर सकती हूँ। और यहाँ पर सू जियाओ उस जॉब को छोड़कर चली जाती है। जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का है, और उसी की वजह से उसे ये जॉब नहीं मिली। जिसे जानकर तो सू जियाओ को बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि जिस दोस्त को उसने अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया, उसी दोस्त ने उसके पीठ पर छुरा भोंका और मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ लिंजी को भी यही लगता है कि सू जियाओ के मेल में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, इसलिए वो उस मेल को चेक करने के लिए ऑफिस जा ही रहा होता है कि तभी उधर से सू जियाओ आती है और लिन को जबरदस्ती लिफ्ट में लेकर जाती है और कहती है, लिंजी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ये सब किया? तो लिंजी कहता है, तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तो सू जियाओ कहती है, मेरे सामने भोले बनने की एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है इन सारे कारनामे में तुम भी शामिल हो। तो लिंजी कहता है, तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर मत निकालो, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है बल्कि तुम्हारी करनी का फल है। क्या मैंने तुमसे कहा था कि एक लड़के की वजह से अपनी लाइफ को इस तरह बर्बाद कर दो? तुमने उस लड़के की वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उल्टा अपने प्रमोशन को भी कई बार ठुकराया, और ये सब करने के बाद तुम इन सब का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। तो सू जियाओ कहती है, पास्ट में मैंने जो भी किया वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर मैं गलत नहीं हूँ। तुम लोगों ने मेरे साथ चीट किया है, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे इस पोस्ट से हटाया है। तो लिंजी उसे शांत करता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ईमेल में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसी ईमेल को चेक करने के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे जाने दो तो। फिर सू जियाओ कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये दोनों ही ऑफिस जा रहे होते हैं कि तभी लिफ्ट अचानक से खराब हो जाती है और लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगती है, जिसे
देखकर वो दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। आगे जब सू जियाओ को होश आता है तो वो अपने आप को साल 2014 की क्लास में बैठी हुई दिखती है, जहाँ पर वो अपना टेस्ट पेपर दे रही होती है, जिसे देखकर सू जियाओ तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं वो पास्ट में तो नहीं आ गई। और वो यही सारी बातें सोच सोच कर परेशान हो रही होती है, तो वो जल्दी से अपना पेपर सबमिट करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर के नज़ारों को देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो सच में अपने पास्ट में आ गई है। तो वो अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो सपना देख रही है। इसलिए वो पूल से छलांग मारने की कोशिश करती है ताकि वो अपने सपने से उठ जाए, लेकिन तभी वहाँ पर तियान्यू आ जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना सू जियाओ। तो सू जियाओ जब तियान्यू को देखती है तो वो सोचती है कि ये बंदा मेरे सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, किस आफत को अपने गले बांध लिया है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सपना नहीं है, हकीकत है। वो फ्यूचर से 10 साल पहले पास्ट में आ गई है, जहाँ से उसकी लाइफ की बर्बादी स्टार्ट हुई थी। तो सू जियाओ जब ये सब देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है कि भगवान ने फाइनली उसे दूसरा मौका दिया है अपनी लाइफ को सुधारने का। इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि पास्ट में जो उसने प्यार के चक्कर में आकर अपनी लाइफ की जो बैंड बजाई थी, इस बार वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी, बल्कि पढ़ाई पर ध्यान देकर अपने कैरियर को बनाएगी और अपना फ्यूचर सिक्योर करेगी। इसलिए वो खुशी खुशी सीधा लॉटरी वाले दुकान पर जाती है ताकि वो पास्ट की लॉटरी नंबर को याद करके इस बार वो लॉटरी की विजेता बन जाए। पर उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती जितना वो सोच रही होती है। उसे पास्ट की बातें याद ही नहीं आती, जिस वजह से उसके अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाता है। फिर भी वो बहुत कोशिश करती है कि उसे लॉटरी नंबर याद आ जाए, पर उसे लॉटरी नंबर याद नहीं आता, बल्कि उसे ये याद आता है कि आज वही दिन जिस दिन उसके पापा के पैसे डूबने वाले हैं, बस एक इंटेंशन फॉर्म की वजह से। और आज के दिन से ही उन लोगों की गरीबी स्टार्ट होने वाली है, तो वो जल्दी से घर की तरफ भागती है ताकि वो पास्ट को बदल सके। आगे जब वो घर पहुंचती है तो उसके पापा ने पहले ही उस फॉर्म पर साइन कर दिया होता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है कि वो ये फॉर्म ना भरे, पर उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते और बेचारी ज्यादा कुछ अपने पापा को बोल भी नहीं पाती, क्योंकि अगर वो यहाँ पर फ्यूचर की बात करेगी तो उसके पापा उसे ढेर सारे सवाल पूछने लगेंगे और उसके पास इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए वो अपने पापा को ज्यादा कुछ नहीं बोलती, पर वो हार नहीं मानती, बल्कि रात को चोरी छुपे उस फॉर्म को अपने हिसाब से बदल देती है ताकि उसके पापा के पैसे ना डूबे और ना ही उसकी फैमिली में पैसों की कमी हो। तो सू जियाओ जब ये सब कर रही होती है कि तभी उधर से उसका बड़ा भाई चोरी छुपे बाहर जा रहा होता है गेम खेलने के लिए, लेकिन तभी सू जियाओ अपने भाई को पकड़ लेती है और उसे बाहर जाने से रोकती है, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई का फ्यूचर देखा होता है और उसे पता होता है कि पढ़ाई ना करने की वजह से उसके भाई की लाइफ कैसे बर्बाद हो गई थी। इसलिए वो इस बार डिसाइड कर लेती है कि वो अपने भाई के भी फ्यूचर को बदल के रहेगी और उसे गलत रास्ते पर बिल्कुल भी जाने नहीं देगी। इसलिए वो अपने भाई को आवारागर्दी करने से रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका भाई इतना चालाक होता है कि वो अपनी बहन को चकमा देकर वहाँ से निकल ही जाता है और बेचारी सू जियाओ कुछ भी नहीं कर पाती। आगे सू जियाओ के पेरेंट्स काम पर जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर सू जियाओ की मॉम सू जियाओ को कहती है कि मिस्टर गाओ ने एक टीचर भेजा है तुम दोनों भाई बहनों के लिए। मैंने सुना है कि वो बहुत ही ब्रिलियंट है और ऊपर से कैपिटल यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट है। अगर इस जैसे टीचर ने तुम दोनों को पढ़ाया ना तो तुम दोनों भी कैपिटल यूनिवर्सिटी चले जाओगे। इसलिए आज वो तुम लोगों को ट्रायल देने वाला है। अगर तुम दोनों को उसकी पढ़ाई अच्छी लगती है तो हम उसे हायर कर लेंगे, ठीक है। और सू जियाओ की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो उनके जाते ही सू जियाओ को अपनी पढ़ाई याद आती है, तो वो सीधा अपने रूम जाती है और अपने रूम से वो सारा कचरा हटा देती है जो उसके पढ़ाई करने में बाधा डाल रहा होता है। और उसके बाद वो कैपिटल यूनिवर्सिटी जाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है, ये सोचकर कि उसे पास्ट की सारी बातें याद होगी और वो आराम से कैपिटल यूनिवर्सिटी में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। उसे पढ़ाई के मामले में कुछ भी याद नहीं रहता, बल्कि उसे शुरुआत से सब कुछ पढ़ना पड़ रहा होता है, जिसे देखकर बेचारी काफी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि उसे अब मेहनत से ही पास होना होगा। आगे लिंजी की एंट्री होती है जो सू जियाओ के घर में उन दोनों भाई बहनों को पढ़ाने के लिए आया होता है। तो यहाँ पर सू जियाओ जैसे ही लिंजी को देखती है, उसे देखकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है और उसे पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरह लिंजी ने उसे काम से बाहर निकाला था। तो यहाँ पर सू जियाओ लिंजी को घर के अंदर बुलाती है और वो सोचती है पास्ट में लिंजी ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया था और उसकी पढ़ाई पर भी सवाल उठाया था। तो आज वो उससे उस
दिन का बदला लेगी और उसे मजा चखाएगी। तो यहाँ पर सू जियाओ लिंजी के पढ़ाई पर ही सवाल उठाने लगती है और कहती है तुम तो कैपिटल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना, तो मुझे तुम अपना डिग्री दिखाओ ताकि मैं यकीन कर सकूं कि तुम कैपिटल यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट हो। तो लिंजी कहता है मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, इसलिए मेरे पास अभी डिग्री नहीं है। तो सू जियाओ कहती है तुम हमें पढ़ाने वाले हो तो हम तुम पर कैसे यकीन कर ले कि तुम हमें अच्छा पढ़ाओगे। और यहाँ पर सू जियाओ लिंजी की बहुत ही इंसल्ट करती है, तो बेचारा उठ पुट कर वहाँ से जाने लगता है। तो सू जियाओ कहती है तुम ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे क्या, तुम अपने आप को साबित नहीं करोगे कि तुम एक अच्छे टीचर हो। तो लिंजी कहता है मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और लिंजी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सू जियाओ स्कूल जा रही होती है कि तभी उधर से सीना आती है। तो सू जियाओ जैसे ही सीना को देखती है, उसे देखते ही उसे पास्ट की वो सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरह सीना ने उसे पढ़ाई से भटका कर तियान्यू की तरफ धकेला ताकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दे सके, बस अपनी लव लाइफ पर ध्यान दे। पर अब सू जियाओ को अकल आ गई होती है और उसके सामने सीना की सच्चाई भी आ गई होती है कि सीना एक नंबर की मीठी छुरी है जो उसके सामने मीठा मीठा बोलती है पर उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां करती है और उसके बारे में बुरा सोचती है। पर वो ये बात सीना के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती कि उसे उसकी सच्चाई पता चल गई है, बल्कि वो सीना से दूरी बनाकर रखती है और अपनी दूसरी दोस्त सू तियान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सू तियान सीना जैसी चालाक नहीं है बल्कि वो दिल की अच्छी है। तो सीना जब सू जियाओ का ऐसा बिहेवियर देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि आखिरकार सू जियाओ को क्या हो गया, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। वेल यहाँ पर आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि आखिरकार सू जियाओ ने सीना के साथ ऐसा क्या कर दिया है जिससे सीना उसकी लाइफ बर्बाद करने के पीछे पड़ गई है। तो यहाँ की स्टोरी ये होती है कि सू जियाओ की मॉम सीना की मॉम के घर में काम करती है और वहाँ जाकर सीना की मॉम के सामने हमेशा अपनी बेटी की तारीफ करती रहती है कि उसकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और वो हमेशा टॉप आती है। और यही बात सीना की मॉम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपनी बेटी को सू जियाओ से कंपेयर करती है और उसे सू जियाओ जैसे पढ़ाई में तेज रहने को कहती है, जो सीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उसकी मॉम उसे सू जियाओ से कंपेयर करे। इसलिए वो सू जियाओ की लाइफ में ऐसे ऐसे कारनामे करती है ताकि सू जियाओ अपनी पढ़ाई से भटक जाए और वो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करे और सू जियाओ की जगह पर वो कैपिटल यूनिवर्सिटी जाए। आगे टीचर सारे स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से उनके सीट को अरेंज कर रही होती है। तो यहाँ पर सू जियाओ भगवान से प्रे करती है कि उसका सीट तियान्यू के पास बिल्कुल भी ना पड़े, पर उसकी किस्मत यहाँ पर भी उसका साथ नहीं देती और उसका सीट तियान्यू के पास ही पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ाई में काफी भूसकोल रहती है जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। इधर तियान्यू बहुत ही खुश हो रहा होता है कि सू जियाओ उसके पास बैठी है, क्योंकि सू जियाओ उसे पसंद करती है। इसलिए तियान्यू यहाँ पर सू जियाओ के सामने अपने जलवे बिखेरता है ताकि सू जियाओ उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाए, पर सू जियाओ उसकी तरफ देखती भी नहीं, जिसे देखकर तियान्यू के होश ही उड़ जाते हैं कि आखिरकार सू जियाओ को हुआ क्या है। पहले तो वो उसे बड़े ही प्यार से देखा करती थी, लेकिन अब तो वो उसकी तरफ देखती भी नहीं, जिसे देखकर बेचारा काफी परेशान रहता है। दूसरी तरफ सू तियान लिंजी की फोटो लेकर भगवान से प्रे कर रही होती है कि भगवान प्लीज मुझे भी इनकी तरह पढ़ाई में तेज कर दो और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दो। तो सू जियाओ जब सू तियान को ये सारी हरकतें करते हुए देखती है तो वो उससे पूछती तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पर सू तियान उसे बताती है कि ये बंदा स्कूल का लेजेंड है, तुम्हें पता है ये पढ़ाई में इतना तेज था कि ये पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आया था, इसलिए मैं इसकी पूजा कर रही हूँ ताकि इनकी थोड़ी कृपा मुझ पर भी हो जाए। तो सू जियाओ जब उस बंदे की फोटो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लिंजी है, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है कि उसने लिंजी से उस दिन बदतमीजी से क्यों बात की। तो वो लिंजी से मिलने के लिए सीधा उसके बुक स्टोर जाती है और वहाँ जाकर उसके सामने प्रे करने लगती है कि प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे। तो लिंजी जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो सू जियाओ को कहता है तुम्हें तो मेरी पढ़ाई पर शक था, तुम्हें तो लगता था कि मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता, फिर तुम आज मुझसे क्यों पढ़ना चाहती हो। तो सू जियाओ कहती है मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे टीचर बन जाओ। पर लिंजी उसे पढ़ाने से इनकार कर देता है तो सू जियाओ उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो लिंजी कहता है तुम तो पहले मुझसे पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे पढ़ना चाहती हो। तो सू जियाओ कहती है तभी मैं पागल थी, इसलिए मुझे तुम्हारी कदर नहीं हुई, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम पढ़ाई में कितने अच्छे हो, प्लीज मेरी गलतियों को माफ करके प्लीज मुझे पढ़ा दो। पर यहाँ पर लिंजी उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और बेचारी सू जियाओ देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ सीना बाहर से मस्ती करके घर वापस जा रही होती है कि
तभी रास्ते में उसकी मुलाकात मिंगजे से हो जाती है। तो मिंगजे जैसे ही सीना को देखता है, उसे देखते ही उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि वो सीना को बहुत ही पसंद करता है, पर सीना उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। पर वो ये बात उसके सामने जाहिर नहीं करती, बल्कि यहाँ पर तो वो सू जियाओ की लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए उसके भाई को ये बात बता देती है कि सू जियाओ अपने क्लास के तियान यू को पसंद करती है। और वो ये बात मिंगजे को बताने के बाद मिंगजे के सामने ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि मुझे ये बात तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी, प्लीज इस बारे में सू जियाओ को मत बताना। सू जियाओ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं चाहती कि वो किसी प्रॉब्लम में पड़े। तो मिंगजे कहता है मेरी बहन तो सच में छुपी रुस्तम निकली, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और सीना ये सारा कारनामा करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब करके वो सू जियाओ की लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। आगे मिंगजे घर आता है और अपनी बहन को तियानयू को लेकर चिढ़ाने लगता है और कहता है तुम एक लड़की को पसंद करती हो और इस बारे में तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो सू जियाओ जब अपने भाई के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो वो अपने भाई से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया। तो उसका भाई उसे झूठ नहीं बोल पाता और वो उसे कहता है कि मुझे इस बारे में सीना ने बताया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने सीना से वादा किया है कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। तो सू जियाओ जब ये सारी बातें सुनती है तो वो सोचती है कि ये लड़की उसकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करने से बाज नहीं आएगी, पर इस बार तुम चाहे कुछ भी कर लो सीना, लेकिन तुम मुझे मेरे मकसद से बिल्कुल भी नहीं भटका सकती। अगले दिन सीना को जब पता चलता है कि सू जियाओ अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है, जिसे जानकर सीना के होश उड़ जाते हैं और वो सू जियाओ को पढ़ाई से भटकाने के लिए एक रोमांटिक टाइप की सीरीज देती है और कहती है तुम्हें इस तरह के रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है ना, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये सब लिया है ताकि तुम तियानयू को अच्छे से पटा सको। तो सू जियाओ यहाँ पर सीना के सामने ऐसा बिहेव करती है कि जैसे उसे ये सब देखकर काफी खुशी हो रही हो, और ये सब सीना भी देखकर काफी खुश हो रही होती है और उसे लग रहा होता है कि सू जियाओ फिर से अपनी पढ़ाई से भटक गई है, पर उसे क्या पता कि सू जियाओ यहाँ पर उसे बेवकूफ बना रही है। अगली सुबह जब सीना खुशी खुशी सू जियाओ के पास उस नॉवेल के बारे में पूछने जा ही रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर सू जियाओ उसके टैब को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रही है, ना कि नॉवेल पढ़ने के लिए। ये देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और उसका प्लान यहीं पर चौपट हो जाता है। आगे सू जियाओ की फैमिली को भी सू जियाओ के कारनामे के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से सू जियाओ के डैड सू जियाओ को खूब डांटते हैं और कहते हैं तुमने किससे पूछकर मेरे फॉर्म को बदला, तुम्हें पता है तुम्हारे फॉर्म बदलने के चक्कर में उन लोगों ने मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर दिया, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हो गया। और यहाँ पर सू जियाओ के डैड सू जियाओ को मार ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें टीवी से पता चलता है कि जिस कंपनी में उन्होंने अपना पैसा लगाया था वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। अगर उन लोगों ने सही रहते वो पैसे बाहर नहीं निकाले होते तो आज वो लोग भी पूरी तरह से रोड पर आ जाते। तो सू जियाओ के डैड जब ये न्यूज देखते हैं तो वो पूरी तरह से सदमे में आ जाते हैं और सदमे के मारे हॉस्पिटल में भी भर्ती हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिंगजे अपनी बहन से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तुम्हारे एक बेवकूफाना हरकत की वजह से डैड कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल गए। तो सू जियाओ कहती है क्योंकि मुझे भविष्य दिखाई देता है और यहीं से मुझे पता चला था कि ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। तो उसका भाई जब ये सुनता है कि उसकी बहन को भविष्य दिखाई देता है तो वो अपनी बहन से पूछता है क्या तुम मेरे भविष्य के बारे में बता सकती हो कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं फ्यूचर में अमीर बनूंगा कि नहीं। तो सू जियाओ कहती है भाई तुम पैदा ही अनलकी हुए थे, इसलिए फ्यूचर में भी तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। और यहाँ पर ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से नोकझोंक करने लगते हैं कि तभी सू जियाओ की नजर लिंजी पर पड़ती है जो हॉस्पिटल आया हुआ होता है। तो सू जियाओ लिंजी से मिलने के लिए उसके पीछे चली जाती है, लेकिन उससे पहले ही लिंजी लिफ्ट से 5th फ्लोर पर चला जाता है। तो सू जियाओ जैसे ही लिफ्ट को देखती है उसे देखकर उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है कि किस तरह लिफ्ट से वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई थी, इसलिए वो लिफ्ट के अंदर नहीं जाती क्योंकि उसे लिफ्ट के अंदर जाने में डर लगता है, इसलिए वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है लिंजी के पास जाने के लिए। और यहाँ पर सू जियाओ लिंजी को मनाने की कोशिश करती है कि वो उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, पर लिंजी उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे इग्नोर मारता है। तो सू जियाओ उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। आगे हॉस्पिटल में सू जियाओ लिंजी का पीछा करते करते उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर लिंजी का दोस्त गाओ एक एक्सीडेंट की वजह से कोमा में रहता है। तो सू जियाओ जब गाओ को देखती है तो उसे गाओ को इस तरह देखकर काफी बुरा लगता है और वो लिंजी को कहती है तुम फिक्र मत करो, देखना गाओ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और जब ये ठीक हो जाएगा तब गाओ चाहेगा कि उसके सामने चीजें वैसे ही रहे जैसी वो छोड़ कर गया था। और सू जियाओ ये कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी लिंजी उसे रोकता है और कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो तुम्हें इन सारी चीजों को ढूंढना होगा, तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो सू जियाओ कहती है लेकिन मैं इन सारी चीजों को ढूंढूंगी कैसे। तो लिंजी
कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और लिंजी ये कहकर रूम में चला जाता है और बेचारी सू जियाओ पूरी तरह से परेशान हो जाती है। आगे लिंजी अपने दोस्त को इस तरह देखकर पास्ट की बात याद करता है जब ये सारे दोस्त मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और इसी प्रोजेक्ट पर काम करते करते गांव का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो पूरी तरह से कोमा में चला गया था और लिंजी इन सब का जिम्मेदार खुद को समझता था, इसलिए उसने कॉलेज से रिटायरमेंट ले ली थी। लिंजी अपने दोस्त के ऐसे हालत का जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने उस दिन अपने दोस्त को रोक लिया होता तो शायद आज उसका दोस्त सही सलामत होता। तो यहाँ पर प्रोफेसर लिंजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी, उस दिन जो भी हुआ वो बस एक हादसा था, लेकिन फिर भी अगर तुम गांव के लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर उसके लिए वो सारे काम करो जो गांव किया करता था, ताकि जब गांव उठे तो उसे लगे कि वो जिन चीजों को छोड़कर गया था आज भी वो चीज बिल्कुल सेम है। इसलिए लिंजी गांव की याद में उस बुक स्टोर पर काम करता है क्योंकि गांव भी उसी बुक स्टोर में पार्ट टाइम का जॉब किया करता था। अगले दिन सू जियाओ की फैमिली उन सारे पैसों के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार वो लोग उन पैसों को कहाँ पर लगाए जिससे उन्हें ढेर सारा मुनाफा हो, और वो लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं और सू जियाओ और मिंग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। आगे सू जियाओ स्कूल आती है और वहाँ जाकर वो सारे बुक्स को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कहीं भी वो सारे बुक्स नहीं मिलते, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो उन सारे बुक्स को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। दूसरी तरफ तियान्यू सू जियाओ को पटाने के लिए उसके सामने हीरो बनने की कोशिश करता है और उसे पटाने की बहुत कोशिश करता है ताकि सू जियाओ का ध्यान उस पर आए, पर सू जियाओ का ध्यान बिल्कुल भी उस पर नहीं आता बल्कि वो उसे इग्नोर ही मारती है, जिसे देखकर तियान्यू पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि वो सू जियाओ का अटेंशन पाने की बहुत कोशिश करता है पर सू जियाओ उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। आगे सू जियाओ को तियान्यू के जरिए से एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि तियान्यू तो इस पूरे कॉलेज में फेमस है, अगर वो उसका एक ग्रुप बना ले और उसके जरिए से पूरे क्लास में उस नोटबुक के बारे में पूछे तो शायद उसे वो नोटबुक मिल सकता है। इसलिए सू जियाओ तियान्यू का एक फैन पेज बनाती है जहाँ पर सारी लड़कियां उसे फॉलो करती है और सू जियाओ इसी के जरिए से उस नोटबुक को हासिल करने की कोशिश करती है। जब सीना ये सब कुछ देखती है तो वो समझ जाती है कि ये सारा प्लान सू जियाओ का है उस नोटबुक को हासिल करने का, इसलिए वो पूरी कोशिश करती है कि सू जियाओ को वो नोटबुक बिल्कुल भी ना मिले। आगे सू जियाओ सू तियान के साथ निराश होकर घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में वो देखती है कि कुछ लड़कियां उसके क्लासमेट को तंग कर रही है और उससे वही नोटबुक छीन रही है जिस नोटबुक की उसे जरूरत है। तो वो सीधा उस क्लासमेट की हेल्प करने के लिए उन लड़कियों के बीच लड़ाई करने के लिए कूद पड़ती है। यह तो पहले तो वो लड़कियां सू जियाओ को बहुत ही तंग करती है, लेकिन बाद में सू जियाओ अपने दिमाग से उन लड़कियों को कचरे के पानी से इतना डराती है कि वो लोग उल्टे पैर ही वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर सीना उन लोगों की सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है ताकि बाद में इस वीडियो के जरिए से वो सू जियाओ को परेशान कर सके और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर सके। आगे सू जियाओ को वो बुक मिल जाता है और वो उस बुक को लेकर सीधा लिंजी के पास जाती है और उसे कहती है मुझे ये बुक मिल गया है, इसलिए अब तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। तो यहाँ पर लिंजी सू जियाओ का टेस्ट लेता है ताकि वो ये पता लगा सके कि सू जियाओ कितने पानी में है। तो सू जियाओ उन सारे क्वेश्चन का आंसर देने की बहुत कोशिश करती है पर सारे क्वेश्चन उसके दिमाग के ऊपर से जा रहे होते हैं क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो लिंजी जब ये सब कुछ देखता है तो वो समझ जाता है कि सू जियाओ को कुछ भी नहीं आता, इसलिए वो सू जियाओ को कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा। तो सू जियाओ कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं कोशिश कर रही हूँ ना। तो लिंजी कहता है तुम कब से यहाँ पर बैठकर इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हो लेकिन तुम एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही, इसका मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकती, इसलिए ये नाश्ता करो और यहाँ से जाओ, कुछ देर में बुक स्टोर बंद होने वाला है। और लिंजी ये कहकर वहाँ से चला जाता है पर सू जियाओ बिल्कुल भी हार नहीं मानती और उन सारे क्वेश्चन को बैठकर सॉल्व करने लगती और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेती है। तो लिंजी जब ये सब देखता है तो वो कहता है तुमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व तो किए हैं लेकिन बहुत ही लंबे तरीके से जो कि शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकते थे। तो सू जियाओ कहती है मैं जानती हूँ लेकिन मैंने इसे सॉल्व तो किया, अब तुम तो मानते हो ना कि मैं पढ़ने में उतनी भी भूसकोल नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। और ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बुक स्टोर का मालिक बुक स्टोर को बंद करके वहाँ से चला जाता है और वो दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। इधर मिंजे को अपनी बहन की काफी फिक्र हो रही होती है क्योंकि इतनी रात हो गई होती है और वो घर वापस नहीं आई हुई होती है। तो वो सीधा अपनी बहन को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ रह गई हो। तो यहाँ पर सू जियाओ इन सब से बचने के लिए अपने भाई से झूठ बोलती है और कहती है आज रात में सीना के घर पर ही रुकूंगी क्योंकि मुझे उसके साथ कुछ पढ़ाई करनी है, इसलिए आज रात तुम संभाल लेना। तो मिंजे कहता है ठीक है, तुम
सीना के घर पर हो, इसलिए मैं आज तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और यहाँ पर मिंगजे अपने पेरेंट्स से ये बात छुपा कर रखता है कि सू जियाओ घर पर नहीं है। दूसरी तरफ सू जियाओ इस मौके का फायदा उठाकर उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती है कि तभी उसकी नजर लिंजी पर पड़ती है, जो बैठे ही बैठे सो गया होता है। तो सू जियाओ जब लिंजी को सोते हुए देखती है तो यहाँ पर वो अपना सारा गुस्सा लिंजी पर निकालती है और उसे खूब मारती है, पर वो ऐसे मारती है जैसे लिंजी को कुछ पता ना चले। इधर लिंजी अपने सपने में गांव के एक्सीडेंट को देखता है, जिसे देखकर वो अचानक उठ जाता है। आगे लिंजी की बहन सी की एंट्री होती है, जो बुक स्टोर पर उन दोनों को बाहर निकालने के लिए आई हुई होती है। तो सी जब लिंजी और सू जियाओ को एक साथ देखती है तो उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन तभी लिंजी सी के सोच पर रोक लगा देता है और उसे कहता है कि मैं इसका टीचर हूँ। तो सू जियाओ जैसे ये बात सुनती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो लिंजी को कहती है, इसका मतलब तुम मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए ना। तो बेचारे लिंजी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसे मजबूरन हाँ कहना पड़ता है। तो सू जियाओ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली लिंजी उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। आगे से लिंजी को कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ रहे हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिंजी अपने पेरेंट्स से मिलने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहता। वेल इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। तो यहाँ पर सी बहुत ही कोशिश करती है कि लिंजी न्यू ईयर पर अपने पेरेंट्स से मिले, पर यहाँ पर सी मिलने से इनकार कर देता है। उल्टा ये कहता है कि अगर तुम्हें उन लोगों से मिलना है तो तुम मिल सकती हो, पर मुझे फोर्स मत करो। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में स्पीच डे होता है, इसलिए सारे क्लास के मॉनिटर स्टेज पर जाकर स्पीच दे रहे होते हैं। जब सू जियाओ की क्लास की बारी आती है तो उस क्लास का मॉनिटर पेट खराब होने की वजह से स्टेज पर आता ही नहीं, जिस वजह से सू जियाओ इन सारी चीजों के चपेट में आ जाती है। क्योंकि डीन सर को लगता है कि सू जियाओ ही क्लास मॉनिटर है, इसलिए डीन सर सू जियाओ को स्टेज पर जाकर स्पीच देने को कहते हैं। तो बेचारी सू जियाओ डरते हुए स्टेज पर जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या स्पीच दे। लेकिन तभी उसके दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगती है जिसकी वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर सू जियाओ सबके सामने ये कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर कैपिटल यूनिवर्सिटी जाकर रहूंगी। तो सारे बच्चे जब ये सुनते हैं तो वो पहले तो हंसते हैं, लेकिन बाद में वो लोग तालियां भी बजाते हैं सू जियाओ के लिए। लेकिन सीना जब ये सब कुछ सुनती है उसका तो पारा ही हाई हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सू जियाओ कैपिटल यूनिवर्सिटी जाए। आगे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होने वाली होती है। जब ये बात सू जियाओ को पता चलती है वो तो पूरी तरह से बौखला जाती है, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स को पेरेंट्स मीटिंग के बारे में पता चल गया तो यहाँ पर उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और उसे अपने पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सीधा लिंजी के पास जाती है और उसे अपने पेरेंट्स के तौर पर स्कूल जाने को कहती है। और यहाँ पर सू जियाओ उसे खूब मक्खन भी लगाती है, पर लिंजी जाने से इनकार कर देता है। तो सू जियाओ कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, पर लिंजी मानने को तैयार ही नहीं होता। तो सू जियाओ भी यहाँ पर उसे अपना फरमान सुनाकर वहाँ से चली जाती है और लिंजी देखता ही रह जाता है। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो यहाँ पर सारे बच्चे के पेरेंट्स आते हैं, पर सू जियाओ के नहीं, क्योंकि सू जिया यहाँ पर लिंजी का इंतजार कर रही होती है, पर अभी तक लिंजी नहीं आया हुआ होता है, जिस वजह से वो काफी परेशान रहती है कि पता नहीं लिंजी आएगा या नहीं। लेकिन तभी उधर से लिंजी की एंट्री होती है तो सू जियाओ लिंजी को देखकर काफी खुश हो जाती है। तो यहाँ पर तियानियों के पापा सू जियाओ से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारे पापा हैं? तुम्हारे पापा कुछ यंग नहीं दिखते? तो लिंजी कहता है मैं इसका पापा नहीं बल्कि इसका अंकल हूँ। तो ये बात सुनकर उन लोगों को काफी अजीब लगता है, क्योंकि लिंजी किसी भी एंगल से सू जियाओ का अंकल बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। आगे सारे बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग होती है। तो यहाँ पर लिंजी सू जियाओ को काफी सपोर्ट करता है, तो सू जियाओ को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ सीना की मॉम सारे पेरेंट्स के सामने अपनी बेटी की खूब तारीफ कर रही होती है और सबको ऐसा बता रही होती है कि सीना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, इसलिए तो आज तक मैंने उसे कोई भी ट्यूशन नहीं लगाया, क्योंकि उसने मुझे कभी ये मौका ही नहीं दिया। मेरी बेटी पढ़ाई में इतनी अच्छी है कि वो हमेशा क्लास में टॉप आती है। और यहाँ पर सीना की मॉम अपनी बेटी की तारीफों की पुल बांधने से एकदम पीछे नहीं हटती। पर उन लोगों को क्या पता कि सीना अपने स्कूल में टॉप करने के लिए बहुत सारे ट्यूशन ले रही है, क्योंकि सीना की मॉम नहीं चाहती कि सीना किसी भी मामले में किसी से भी पीछे रहे। इसलिए वो सीना को प्रेशराइज करती है कि वो हमेशा अपने स्कूल में टॉप रहे और किसी से भी कम ना रहे। और बेचारी सीना को अपनी मॉम की यही बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा उसे कंपेयर करती रहती है और कभी भी उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचती, जिस वजह से सीना बहुत ही सैड रहती है। कि तभी उधर से मिंगजे आता है और सीना को इस तरह सैड देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों हो? पर यहाँ पर सीना उसे कुछ भी नहीं बता। तो यहाँ पर मिंगजे सीना को चेयर अप करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही पसंद करता है। तो सीना मिंगजे से पूछती है कि आज तो सू जियाओ की भी पेरेंट्स मीटिंग थी ना, तो तुम्हारे घर से आज सू जियाओ की
मीटिंग में कौन आया। तो मिंगजे जैसे ये बात सुनता है कि आज पेरेंट्स मीटिंग थी तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सू जियाओ ने इस बारे में घर में किसी को भी नहीं बताया होता। तो वो सीना को कहता है क्या सच में आज पेरेंट्स मीटिंग थी। तो सीना कहती है क्या सू जियाओ ने घर में इस बारे में किसी को नहीं बताया। तो मिंगजे कहता है ऐसा नहीं है, शायद उसने घर में बताया होगा पर मुझे नहीं पता। वैसे तुम दोनों ने उस रात काफी मजे किए होंगे ना। तो सीना कहती है तुम किस रात के बारे में बात कर रहे हो। तो मिंगजे कहता है मैं उसी रात के बारे में बात कर रहा हूँ जिस दिन सू जियाओ पढ़ाई के लिए तुम्हारे घर पर रुकी थी। तो सीना जैसे ये बात सुनती है कि सू जियाओ एक रात के लिए घर से बाहर थी तो वो ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती और वो इस बारे में मिंगजे को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड को सीना का मिंगजे के करीब जाना या उससे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे सू जियाओ घर जाती है तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने शेयर मार्केट में अपना सारा पैसा लगा दिया है, जिसे जानकर सू जियाओ के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पास्ट में जब उसके पेरेंट्स ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था तो उनका सारा पैसा डूब गया था, जिस वजह से वो लोग और गरीब हो गए थे। तो बेचारी सू जियाओ ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती बल्कि याद करने की कोशिश करती है कि पास्ट में ऐसा कौन सा शेयर था जिसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। और वो यही सारी बातें सोच कर बुक स्टोर चली जाती है और वहाँ पर शेयर मार्केट की बुक पढ़ने लगती है। तो लिंजी जब ये सब देखता है तो वो सू जियाओ से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो यहाँ पर सू जियाओ उसे पूरी बात बता देती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सारे शेयर में कौन सा शेयर सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पर लिंजी उसे सही वाला शेयर बता देता है जिससे सच में प्रॉफिट होने वाला होता है, पर सू जियाओ को लिंजी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहती है कि तभी वहाँ पर तियानयू के डैड अपने बेटे के साथ बुक स्टोर में बुक खरीदने के लिए आते हैं और यहाँ पर तियानयू सू जियाओ को बुक खरीदने में हेल्प करने को कहता है। तो बेचारी सू जियाओ का मन तो नहीं होता पर उसे मजबूरन यान्तु के डैड की वजह से तियानयू की हेल्प करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सू जियाओ तियानयू को कहती है तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए इतने सारे बुक खरीद रहे हैं, क्या तुम इन सारे बुकों को पढ़ लोगे। तो तियानयू कहता है मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं इतने सारे बुक को पढ़ूं, ये सब तो मेरी टेबल की सजावट के लिए है ताकि ऐसा लगे कि मैं पढ़ाई में बहुत ही तेज हूँ। तो सू जियाओ जब तियानयू के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि तियानयू एक नंबर का आलसखोर और कामचोर है जिसे बस गेम खेलना पसंद है। आगे लिंजी जब उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उन लोगों के जाने के बाद लिंजी सू जियाओ को कहता है क्या तुम फिर से इन सारे चक्करों में पड़ गई, अगर तुम इन सब चक्करों में फिर से पड़ी तो तुम्हारा फ्यूचर फिर से बर्बाद हो जाएगा। तो सू जियाओ जैसे ये बात सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि लिंजी उसके फ्यूचर के बारे में ऐसे बातें कर रहा है जैसे वो भी फ्यूचर से आया हो। तो लिंजी कहता है मैं तुम्हें ये सब इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर तुम इन सारे चक्करों में पड़ी तो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। तो सू जियाओ कहती है लिंजी तुम्हें गलत लग रहा है, मेरे और उसके बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा क्लासमेट है, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो लिंजी ये बात सुनकर खुश हो जाता है, इसलिए वो घर जाती है और अपने भाई पर इस बात को लेकर एक्सपेरिमेंट करती है और उसे कहती है कि इन दोनों चिट में किसी एक चिट को छुओ। तो उसका भाई कहता है ये काम तुम हमेशा मुझसे ही क्यों करवाती हो। तो उसकी बहन कहती है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा लक इस दुनिया में सबसे खराब है, इसलिए तुम इन दोनों में से जो भी चूज करोगे वो पक्का नुकसान ही कराएगा। तो यहाँ पर मिंगजे चिट को चूज कर लेता है। तो सू जियाओ जब ये देखती है तो वो समझ जाती है कि लिंजी सच में सही था, क्योंकि उसके भाई ने उसके अपोजिट वाला नंबर चूज किया होता है, इसलिए वो लिंजी के नंबर वाले शेयर पर अपने और अपने भाई के सारे पैसों को मिलाकर उस पर पैसे लगा देती है, जिसे देखकर मिंगजे शॉक्ड हो जाता है। तो सू जियाओ कहती है तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। तो मिंगजे कहता है अभी तो तुम मुझे कंगाल बना रही हो, पता नहीं तुम आगे अमीर बनाओगी क्या नहीं। तो सू जियाओ कहती है क्या तुम्हें अपनी बहन की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं है, क्या तुम भूल गए कि मैंने पापा के कितने पैसे बचाए थे, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो, फ्यूचर में मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। आगे सीना सू जियाओ की लाइफ में और प्रॉब्लम्स खड़ी करने के लिए उसका एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देती है और सबके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि सू जियाओ लड़कियों को बुली करती है। और जब ये बात डीन सर के पास जाती है तो सू जियाओ इस मामले को बहुत ही आराम से संभालती है और डीन सर को बताती है कि मैंने यहाँ पर किसी को बुली नहीं किया है बल्कि बुली होने से बचाया है। तो डीन सर भी कहते हैं कि मैं इस मामले की अच्छे से जांच करूंगा और जिसकी गलती होगी उसे सजा मिलेगी, और वो इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं। पर सीना को ये सब करके भी चैन नहीं मिलता और वो सू जियाओ की लाइफ में और प्रॉब्लम्स खड़ी करने के लिए डीन सर के सामने गिरने की एक्टिंग करती है और डीन सर को ये बताती है कि सू
सू जियाओ ने ही उसे गिराया है। तो डीन सर को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि पहले भी सू जियाओ के बारे में कंप्लेन आ चुकी होती है और फिर से उसके बारे में कंप्लेन आई हुई होती है, जिस वजह से डीन सर इस बार उस पर एक्शन लेते हैं और उसे अपने पेरेंट्स को बुलाने को कहते हैं। पर सू जियाओ अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाती, उल्टा डीन सर के सामने खुद को डिफाइन करने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने सू जियाओ को नहीं मारा। और वो ये बात सबके सामने साबित भी करती है और सबकी बोलती भी बंद करवा देती है, जिससे सीना को बहुत ही गुस्सा आता है। पर वो हार नहीं मानती, उल्टा वो सू जियाओ की मॉम को कॉल करके स्कूल बुला लेती है और उसकी खूब शिकायत भी करती है। जब सू जियाओ को इन सब के बारे में पता चलता है तो उसे सीना पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो सू जियाओ की मॉम पहले यहाँ पर सू जियाओ पर काफी गुस्सा करती है और कहती है तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो सू जियाओ कहती है क्योंकि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी मॉम, क्योंकि अगर आप स्कूल आ जाती तो मेरी गलती ना होने के बावजूद भी आप मुझे उन लोगों से माफी मांगने को कहती जिनकी ऑलरेडी इन सब में गलती है। क्योंकि हम गरीब हैं तो हम किसी के सामने झुक जाए, क्या हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मॉम, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। तो सू जियाओ की मॉम जब ये सारी बातें सुनती है तो वो चुप हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सीना आकर उन दोनों के बीच आग लगा देती है और सू जियाओ की मॉम को ये बता देती है कि एक रात के लिए सू जियाओ अपने घर से बाहर थी और वो जानबूझकर ये सारा कारनामा करती है। तो सू जियाओ जब ये सब कुछ सुनती है तो वो सीना को वहाँ से जाने को कहती है, पर वो ढीठ की तरह सू जियाओ की मॉम को सारी बातें बताने लगती है, जिस वजह से सू जियाओ की मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा सू जियाओ पर निकालती है। तो सू जियाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मॉम क्या तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, जो तुम किसी के भी बात में आकर अपनी बेटी पर शक कर रही हो, तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा है ना। और सू जियाओ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो सू जियाओ की मॉम को काफी बुरा लगता है कि उसने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी को बुरा भला कह दिया। आगे सू जियाओ सीधा बुक स्टोर में चली जाती है और वहाँ जाकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। तो लिंजी जब सू जियाओ को इस तरह देखता है तो वो उसे चेयर अप करने के लिए कैपिटल यूनिवर्सिटी लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसके साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि किसी के कहने या पढ़ने से हम अपने मकसद से नहीं भटक सकते, हमें अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करनी होगी, चाहे रास्ते में कितनी रुकावटें ही क्यों ना आए। तो सू जियाओ जब लिंजी के मुंह से इतनी मोटिवेशनल बातें सुनती है तो वो डिसाइड कर लेती है कि चाहे उसके रास्ते में कोई भी आ जाए पर वो अपने मकसद से बिल्कुल भी नहीं भटकेगी और कैपिटल यूनिवर्सिटी में जाकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे सू जियाओ लिंजी को कहती है मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे डीन सर ने ऑर्डर दिया है कि अगर मैं इस बार टॉप 100 में नहीं आई तो वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे, इसलिए प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज मुझे पढ़ा दो ताकि मैं टॉप 100 में आ सकूं। तो लिंजी इस बात पर हंसने लगता है और कहता है टॉप 100 में टॉप 100 में वो भी तुम, ये नामुमकिन है। और लिन ये कहकर उठकर वहाँ से जाने लगता है। तो सू जियाओ उसे रोकती है और कहती है लिंजी प्लीज मेरी हेल्प कर दो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो लिंजी कहता है पहले मुझे अपना मार्क्स दिखाओ कि तुम्हें कितने मार्क्स आए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर सू जियाओ उसे मार्क्स दिखाती है। तो लिंजी जब सू जियाओ का मार्क्स देखता है उसे देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम पढ़ाई में काफी कमजोर हो और तुम इस पढ़ाई के दम पर टॉप 100 में आना चाहती हो, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सू जियाओ कहती है मैं जानती हूँ कि मेरे मार्क्स बहुत ही कम है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगी तो मैं अपने मार्क्स बढ़ा सकती हूँ, प्लीज मुझे पढ़ा दो। और यहाँ पर सू जियाओ लिंजी से रिक्वेस्ट करने लगती है तो बेचारा लिंजी भी मना नहीं कर पाता और कहता है ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें 24 घंटे पढ़ाई करनी होगी अगर तुम टॉप 100 में आना चाहती हो। अगर तुमने थोड़ी भी लड़म टल्ली की तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है टॉप 100 में आने का। तो सू जियाओ कहती है तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँ। तो लिन कहता है ठीक है फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। आगे लिन पूरी शिद्दत के साथ सू जियाओ को पढ़ाने लगता है और उसके हर वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करता है ताकि सू जियाओ ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई पर दे सके। और यहाँ पर लिन सू जियाओ के साथ साथ उसके भाई को भी पढ़ाता है ताकि उन दोनों की ही पढ़ाई बेहतर हो सके। दूसरी तरफ सू जियाओ के पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि लिन जी हमारे बच्चों के लिए इतना कर रहा है, हमें उसे डिनर पर इन्वाइट करना चाहिए। तो सू जियाओ के डैड कहते हैं तुम सही कह रही हो, क्यों ना हम उसे न्यू ईयर पर बुला ले, सारे लोग साथ में डिनर करेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और इसी तरह हम उसका शुक्रिया अदा भी कर पाएंगे। इधर से अपने भाई को कहती है क्या तुम इस न्यू ईयर पर अकेले ही वक्त बिताओगे, क्यों ना तुम
मॉम डैड के पास जाकर उनके साथ समय बिताओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ वक्त बिताकर। और यहाँ पर सी उसे फ्लाइट की टिकट भी देती है अपने घर जाने के लिए, पर लिंजी जाने से मना कर देता है और कहता है किसने कहा कि मैं न्यू ईयर पर अकेला रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सू जियाओ के पेरेंट्स ने न्यू ईयर पर इनवाइट किया है तो मैं उन्हीं के साथ वक्त बिताऊंगा, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी सी देखते ही रह जाती है। आगे लिंजी न्यू ईयर पर सू जियाओ के घर तो जाता है, पर वहाँ पर भी वो टीचर मोड में ही रहता है और इस दिन भी उन दोनों को जमकर पढ़ाता है, जिस वजह से वो लोग बहुत ही परेशान रहते हैं क्योंकि आज न्यू ईयर का दिन होता है। लेकिन न्यू ईयर मनाने के बजाय वो लोग पढ़ाई में अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सू जियाओ को पता चलता है कि उसका शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा डबल हो गया है, जिसे जानकर वो बहुत ही खुश होती है और खुशी के मारे वो लिंजी के काफी करीब चली जाती है, जिसे देखकर लिंजी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। पर सू जियाओ काफी खुश रहती है कि फाइनली न्यू ईयर में उसे इतनी अच्छी खबर मिली। आगे पूरी फैमिली साथ में डिनर करती है तो यहाँ पर सू जियाओ की फैमिली लिन का बहुत ही शुक्रिया अदा करती है उनके दोनों बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ाने के लिए। और यहाँ पर सू जियाओ भी लिंजी का बहुत ही शुक्रिया अदा करती है उसे इतनी मेहनत से पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मिंजे डिनर के बीच में ही दोस्तों से मिलने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है गेम खेलने के लिए। तो सू जियाओ को ये बात पता होती है तो वो अपने भाई को कैफे से लाने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है और कहती है जितना वक्त तुम गेम खेलने में बिताते हो, अगर उतना वक्त तुम पढ़ाई करने में लगाओ तो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। लेकिन ये काम तो तुमसे होगा नहीं क्योंकि तुम्हें तो बस काम चोरी करना आता है। और यहाँ पर सू जियाओ अपने भाई को घसीटते हुए घर लेकर जा ही रही होती है कि तभी उधर से डीन सर की एंट्री हो जाती है, क्योंकि किसी ने डीन सर को ये बताया होता है कि उनके स्कूल का बच्चा कैफे में आकर गेम खेल रहा है। तो सू जियाओ जैसे ही डीन सर को देखती है उन्हें देखते ही वो छुप जाती है, क्योंकि अगर डीन सर ने उन लोगों को पकड़ लिया तो उन लोगों की खैर नहीं। तो लिंजी सू जियाओ और उसके भाई को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए डीन सर को अपनी बातों में लगाता है और उनसे कहता है आपने मुझे कहा था ना कि मैं स्कूल में आकर बच्चों के सामने मोटिवेशनल स्पीच दूं ताकि उन्हें पढ़ाई करने में और हौसला मिले। तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्कूल में आकर बच्चों के सामने स्पीच दूंगा। और लिंजी बहुत कोशिश करता है डीन सर को अपनी बातों में उलझाने में और वहाँ से निकालने में, पर डीन सर वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। तो बेचारी सू जियाओ को ही लास्ट में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ता है और सू जियाओ यहाँ पर अपनी चालाकी से अपने भाई को उस कैफे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी डीन सर उन दोनों को देख लेते हैं और उन दोनों से पूछताछ करने लगते हैं। तो मिंजे यहाँ पर डीन सर के सामने ये झूठ बोलता है कि वो ग्रेजुएट हो गया है और वो स्कूल में नहीं पढ़ता। और यहाँ पर वो डीन सर के सामने अजीबोगरीब बहाने बनाकर वहाँ से निकल जाता है और डीन सर को कुछ पता भी नहीं चलता। आगे इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और लिंजी की हेल्प से सू जियाओ की पढ़ाई में भी सुधार आ जाता है। आगे लिन और सू जियाओ को पता चलता है कि गाओ कोमा से बाहर आ गया। ये बात जानकर तो लिन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा होता है और आज फाइनली गाओ कोमा से बाहर आ गया होता है, जिसे देखकर सू जियाओ भी काफी खुश होती है। धीरे धीरे गाओ भी ठीक होने लगता है तो लिन हर रोज उसके पास जाता है और उसकी बहुत ही देखभाल करता है। तो यहाँ पर गाओ लिन को कहता है तुम रोज रोज यहाँ पर आ जाते हो, मेरा ख्याल रखते हो, क्या यूनिवर्सिटी में तुम्हारे लिए इतना फ्री टाइम है। तो यहाँ पर लिन यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता और कहता है तुम ये क्या बात लेकर बैठ गए, इन सारी बातों को छोड़ो, बस ठीक होने पर ध्यान दो, जल्दी से ठीक हो जाओ और अपने पैरों पर चलने लगो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जब तुम ठीक हो जाओगे। और लिन यूनिवर्सिटी की बात को टाल कर सू जियाओ को पढ़ाने के लिए चला जाता है। तो गाओ जब ये सब कुछ सुनता है तो वो समझ जाता है कि लिन जी अभी भी उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मानता है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी वापस नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर प्रोफेसर भी गाओ को कहते हैं कि अब तुम ही हो जो लिन जी को मनाकर यूनिवर्सिटी वापस ला सकता है, क्योंकि वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। तो गाओ को समझ में नहीं आता कि वो लिन जी को कैसे मनाए कि तभी उसके दिमाग में सू जियाओ का ख्याल आता है, क्योंकि लिन जी आजकल सू जियाओ के काफी करीब होता है, इसलिए वो सू जियाओ को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो लिन जी को यूनिवर्सिटी वापस आने के लिए मनाए। तो यहाँ पर सू जियाओ कहती है ये मैं कैसे कर सकती हूँ, जब प्रोफेसर नहीं उसे मना पाए तो मैं उसे कैसे मना पाऊंगी, वैसे भी वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर गाओ कहता जब तक तुम कोशिश नहीं करोगी तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हारी बात मानता है या नहीं। अगर तुम चाहती हो कि लिन जी तुम्हें पढ़ाए तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और उसे दोबारा यूनिवर्सिटी वापस आने के लिए मनाना होगा। तो बेचारी सू जियाओ लिन जी को इनडायरेक्टली वे में समझाने की कोशिश करती है कि तुम ये सारे काम करके अपने टैलेंट को क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें तो वो काम करना चाहिए जिसके लिए तुम बने हो। तो लिन जी कहता है तुम्हें इन सारी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि इधर उधर की बात, समझी। और यहाँ पर लिन जी उल्टा उसे ही डांट कर काम पर चला जाता है। तो सू जियाओ
लिंजी के बिहेवियर से ही समझ जाती है कि घी सीधी उंगली से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली, उसे उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। अगले दिन लिंजी स्कूल में स्पीच देने के लिए जाता है और वहाँ पर सारे बच्चे को मोटिवेट करता है। तो स्कूल की सारी लड़कियां लिंजी की बहुत बड़ी फैन होती है, क्योंकि लिंजी पढ़ाई में तो अच्छा होता ही है, ऊपर से वो बहुत ही हैंडसम भी होता है, जिस वजह से सारी लड़कियों का दिल उस पर आ गया होता है और सारी लड़कियां उसके साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए मरी जा रही होती है। तो यहाँ पर सीना सू जियाओ को नीचा दिखाने के लिए लिंजी को कहती है, थैंक यू सो मच मेरी बहन को पढ़ाने के लिए, आपकी वजह से उसकी पढ़ाई में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो लिंजी कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो, तुम्हारी बहन कौन है? तो सीना कहती है, मैं सू जियाओ की बात कर रही हूँ, उसकी फैमिली मेरी फैमिली की दूर की रिश्तेदार है और ऊपर से सू जियाओ की मॉम मेरे घर में काम करती है, इसलिए इस रिश्ते से वो मेरी बहन है और मैं उसे बहुत मानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप उसे पढ़ा रहे हैं उसी तरह मुझे भी पढ़ाइए और आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, वो आपको जितना देती है मैं उसके 2 गुने पैसे दूंगी। तो लिंजी ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर सू जियाओ सीना को कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लिंजी बहुत ही अच्छे घराने से बिलोंग करता है और इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि इसे पैसों की कोई परवाह होगी क्या? तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती है ना लिन, मैं सही कह रही हूँ ना? तो यहाँ पर लिंजी भी सीना को कहता है, सीना तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड और स्मार्ट लड़की होगी और वैसे भी मॉक टेस्ट में बस 1 महीना बाकी है, वैसे भी एक स्टूडेंट है मेरे पास, मैं 2 हैंडल नहीं कर सकता। तो सीना यहाँ पर कुछ और कहने ही वाली होती है, उससे पहले ही सू जियाओ लिंजी को कहती है, मेरे पास बस 1 मंथ ही बचा है तैयारी के लिए, इसलिए मुझे बहुत पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और सू जियाओ ये कहकर लिंजी को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे एग्जाम का दिन भी आ जाता है, तो सू जियाओ बहुत अच्छे से अपना पेपर देती है और उसके बाद रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। तो सू जियाओ पूरे स्कूल में 99th रैंक पर पास होती है। जब ये बात सू जियाओ की फैमिली को पता चलती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि उनकी बेटी ने फाइनली ये कर दिखाया। और यहाँ पर सू जियाओ की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसकी मेहनत का फल उसे बहुत ही अच्छे से मिला होता है। आगे तियान यू सू जियाओ की ऐसी मेहनत देख काफी इंस्पायर होता है और उसे भी लगता है कि उसे भी गेम को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगता है ताकि वो पढ़ाई में अच्छा हो सके और अपना फ्यूचर बना सके। आगे सू जियाओ और लिंजी दोनों ही गांव से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं ताकि वहां जाकर गांव के रिजल्ट के बारे में बता सके, लेकिन वहां जाकर लिंजी को पता चलता है कि गांव यूनिवर्सिटी गया है उसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। ये बात जानकर तो लिन के होश ही उड़ जाते हैं और वो सीधा यूनिवर्सिटी जाता है और वहां जाकर अपने दोस्त को रोकता है और कहता है, पिछली बार का हादसा भूल गए हो जो तुम यहाँ पर फिर से वही गलती करने के लिए आ गए? तो गांव कहता है, पिछली बार जो भी हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट, उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी भी नहीं, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। तो लिंजी कहता है, पिछली बार जो भी हुआ था उस वजह से मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खोने वाला था, मैं उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो गांव कहता है, लिंजी उस दिन जो मेरे साथ हुआ था वो बस एक हादसा था, वो कभी भी मेरे साथ हो सकता था, उसका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम इस प्रोजेक्ट में नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगा। तो यहाँ पर लिन गांव को बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल करने नहीं देता, क्योंकि वो दोबारा गांव को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो गांव को कहता है, ठीक है मैं दोबारा वापस आने के लिए तैयार हूँ। तो प्रोफेसर जब ये बात सुनते तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और सू जियाओ भी ये सब करके काफी खुश होती है, क्योंकि इन सारे प्लान में उसका भी हाथ होता है। आगे सू जियाओ लिन को कहती है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी दोबारा से कंटिन्यू करोगे, वैसे तुम्हें मुझे गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि मैंने स्कूल में इतना अच्छा मार्क्स लाया है, तो इसके बदले मुझे गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना। तो लिंजी कहता है, तुमने बस मॉक टेस्ट पास किया है, कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं जो मैं तुम्हें तोहफा दूंगा, चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और लिंजी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे लिंजी सोया हुआ होता है कि तभी उसे पास्ट की वो सारी बातें याद आने लगती है, जिससे वो अचानक उठ जाता है। और फाइनली हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि लिंजी भी सू जियाओ की ही तरह फ्यूचर से पास्ट में आया है अपने पास्ट को बदलने के लिए। तो यहाँ पर लिंजी अपने बारे में बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे और मैं इसी तरह के माहौल में बड़ा हुआ, क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, इसलिए मेरे लिए हर चीज आसान थी। और इसी तरह मेरा एडमिशन कैपिटल यूनिवर्सिटी में हो गया, जहाँ मुझे ऐसे दोस्त मिले जो मेरे भाई से भी बढ़कर थे और हम सब एक साथ मिलकर एक टेस्ट ड्राइविंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। पर इसी टेस्ट के दौरान गांव का एक्सीडेंट हो गया और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ दिया। और उसके जाने के बाद मैं इतना टूट गया कि मेरी लाइफ मुझे बेमानी सी लगने लगी और मेरे अंदर जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई। और ऐसे मोड़ पर मेरी मुलाकात सू जियाओ से हुई, जिसने मुझे जीने का मतलब समझाया कि हार मानना बहुत ही आसान है, पर हार मानकर फिर से अपनी लाइफ
कि एक नई शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल, इसलिए जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि काली रात के बाद सवेरा होता ही है। जब मैंने उसकी ये सारी बातें सुनी तो मुझ में एक नई सी हिम्मत सी आ गई और मैं उससे और बात करना भी चाहता था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, जिस बात से मैं काफी निराश हुआ। पर मैंने इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लगाया और उसके बाद हमारे साथ वो लिफ्ट वाला हादसा हुआ। और उसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं 2014 के उसी दिन में था जिस दिन मेरे दोस्त गांव की टेस्ट ड्राइविंग में जान जाने वाली थी। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन करने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई कि मैं फ्यूचर से पास्ट में आ गया हूँ, लेकिन जब मुझे इस बात पर यकीन हुआ तब मुझे लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है अपने दोस्त को बचाने का, इसलिए मुझे ये मौका नहीं खोना चाहिए। इसलिए मैं जल्दी से यूनिवर्सिटी गया और वहाँ जाकर गांव की टेस्ट ड्राइविंग रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे जाने से पहले ही गांव कार में बैठ चुका था। लेकिन फिर भी मैंने इस हादसे को टालने की कोशिश की, पर ऐसा नहीं हो पाया और गांव का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे के होने के बाद मुझे लगा कि मैंने फिर से गांव को खो दिया, पर तभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि गांव जिंदा है पर वो कोमा में चला गया है। तो ये बात सुनकर मेरे जान में जान आई कि वो कोमा में है पर कम से कम वो जिंदा तो है। उसके बाद प्रोफेसर के कहने पर मैंने गाँव के वो सारे काम किए जो वो अपनी लाइफ में करता था, ताकि जब वो कोमा से उठे तो उसे ऐसा ना लगे कि उसके कोमा में जाने के बाद दुनिया बदल गई है। इसलिए मैं उसकी जगह पर वो सारे काम करने लगा, बुक स्टोर में काम करना, ट्यूशन पढ़ाना। और इसी दौरान मेरी मुलाकात सू जियाओ से हुई, जिसे देखकर तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी दूसरी लाइफ में सू जियाओ से दोबारा कभी मिलूंगा। इसलिए मैं ये सब देखकर काफी सरप्राइज था, क्योंकि भाग्य गिफ्ट के साथ हमेशा प्राइस और सरप्राइज के साथ ही आता है। क्योंकि एक तरफ उसका प्यारा दोस्त गाओ जो उस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए चला गया था, पर अब इस दुनिया में वो है और ऊपर से सू जियाओ भी उसके पास है। और यही होती है लिंजी की स्टोरी। लिंजी भी फ्यूचर से पास्ट में आया होता है अपने पास्ट को बदलने के लिए, और यहाँ पर सू जियाओ और लिंजी दोनों ही फ्यूचर से पास्ट आते हैं अपने पास्ट को बदलने के लिए, पर ये बात इन दोनों को पता नहीं होती। आगे लिंजी गाँव को लैब में लेकर आता है तो गाँव लैब को देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद लैब में आया होता है, जिस वजह से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर भी वो लिंजी को टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ता और उसके सामने बीमार होने की एक्टिंग करता है। तो लिंजी जब गाँव का ऐसा रूप देखता है तो वो समझ जाता है कि गाँव यहाँ पर उसकी टांग खींच रहा है, वो कोई बीमार नहीं है बल्कि वो उसे परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर लिंजी गाँव के साथ एक प्रैंक करता है, जिसे देखकर गाँव इतना डर जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो लिंजी ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो गाँव को कहता है, तुम तो चल नहीं सकते थे, फिर तुम्हारा पैर कैसे ठीक हो गया? तो गाँव यहाँ पर बहाना बनाने लगता है, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, मुझे लगता है ये एक चमत्कार है, देखो अब मेरे पैर भी ठीक हो गए हैं। तो लिंजी कहता है, भाई मेरे से झूठ बोलना बंद कर, मुझे पता है कि तू अब ठीक हो गया है और मुझे तुम्हारे और सू जियाओ के डील के बारे में भी पता है, इसलिए अब मुझसे झूठ बोलना बंद करो। और लिंजी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सू जियाओ अपने अच्छे मार्क्स आने की खुशी में एक पार्टी करती है, जहाँ पर वो अपने सारे दोस्तों को बुलाती है। तो यहाँ पर मिंजे सू जियाओ से पूछता है कि तुमने सीना को तो इनवाइट किया है ना, वो कब तक आने वाली है? तो यहाँ पर सू जियाओ मिंजे को कहती है कि मैंने सीना को इनवाइट नहीं किया। तो मिंजे ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर तुमने उसे इनवाइट क्यों नहीं किया? आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया सू जियाओ? तो सू जियाओ कहती है, क्योंकि मेरा मन नहीं था उसे इनवाइट करने का, इसलिए मैंने उसे नहीं किया। तो मिंजे इस बात पर नाराज हो जाता है। तो बेचारी सू जियाओ मिंजे को क्या समझाए कि उसने सीना को यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो उसकी खुशियों में आगे लगाती है और उसका बेवकूफ भाई ये समझ भी नहीं पाता। आगे लिंजी भी वहाँ पर आ जाता है उन लोगों के साथ पार्टी करने के लिए। तो वो लोग लिंजी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, पर यहाँ पर मिंजे का पारा चढ़ा हुआ होता है और वो सू जियाओ को कहता है, सू जियाओ अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम अभी भी सीना को इनवाइट कर सकती हो। तो सू जियाओ कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे इनवाइट नहीं करूंगी। तो मिंजे कहता है, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो ठीक है, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। तुमने सीना को यहाँ पर नहीं बुलाया ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने सीना को मुझसे दूर किया ना, अब मैं तियानियों को तुमसे दूर करूंगा।